हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलो, तो आज हमने अपनी जीएसटी की पहली क्लास स्टार्ट करनी है, तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जीएसटी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या लगता है, क्या होगी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है बेटा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इंपॉर्टेंट है, इसको फर्क को समझिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं तो वो गलत होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक सर्विस पर टैक्स नहीं लगता है, सर्विसेज पे टैक्स लगता है। इट वॉज मेड इफेक्टिव इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये एक हिस्टोरिकल डेट है, इसको हमने याद रखना है कि 1 जुलाई 2017 से इसे विद इफेक्ट पुट किया गया था। कहानी तो इसकी बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है ना। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे इंडिया में कि जीएसटी लाएं लाएं लाएं, लेकिन आपको पता ही है इंडियन गवर्नमेंट कितनी क्विक है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें करने में, तो हम कर लेते हैं जैसे तैसे आराम से। तो इसके रिगार्ड्स में मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे हैं, हम उन नोट्स की मदद लेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है बेटा, जो पहला चैप्टर है वो मेजरली थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर में आपको दो चीजें समझानी है मैंने। ठीक है, पहला एक बताना है जीएसटी का ओरिजिन, जीएसटी का ओरिजिन समझाना है, इसकी नीड समझानी है, और जीएसटी कहां से आया ये समझाना है, ये सब बातें करनी है। दूसरा मैंने आपको देनी है जीएसटी की इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि जीएसटी में आगे आने वाले टाइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कई ऐसी बातें जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो अभी तो मैं बहुत छोटे छोटे बता दूंगा, लेकिन बाद में जाके वो पूरे पूरे चैप्टर बन जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में आज 2-3 बातें बताऊंगा सिर्फ, कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करानी होती है। ठीक है, लेकिन फिर डिटेल में हम रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम की एक चीज समझाऊंगा, और थोड़ी देर में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा दूंगा, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम का एक पूरा चैप्टर है, जो कि सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है जीएसटी में। इतना भी कोई लेंदी नहीं है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी लेंदी तो है। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे इस पूरे क्लास में आज। पहला जीएसटी का ओरिजिन वगैरह। अब मेरी बात सुनो, ओरिजिन वगैरह जो है ना जीएसटी का, ये सब पेपर में नहीं आता, ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी पावर के थ्रू हम टैक्सेस लेवी करते हैं, और कौन सी अमेंडमेंट करनी पड़ी गवर्नमेंट को जीएसटी लाने में। ये सब चीजें आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोस्पेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट पता होनी चाहिए। पेपर में ये सब नहीं पूछा जाता है। द चांसेस ऑफ दीज थिंग्स बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन आर क्लोज टू जीरो। Okay, the introduction part obviously will help you in the future chapters, which will always be important for your examinations. ठीक है, so enough of talking, let's proceed further now. The first thing that we can discuss about it, the concept of tax, के टैक्स होता क्या है और कितने टाइप का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है ना। आई एम प्रिटी श्योर आपको मैंने फर्स्ट क्लास ऑफ डायरेक्ट टैक्स में ये सब पढ़ा ही चुका था, फिर भी हम एक बार ही देख लेते हैं। कह रहे हैं अ टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज। मैं इसीलिए यहां से पढ़ा रहा हूं, अलग से नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सब हम कर रखे हैं, तो हम रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अ टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज और अदर लेवी इम्पोज्ड अपॉन अ टैक्स पेयर, एन इंडिविजुअल और अ लीगल एंटिटी बाय अ स्टेट और द फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ अ स्टेट, मतलब कोई गवर्नमेंट हो जैसे। ठीक है ना। द फेलियर टू पे टैक्स इज पनिशेबल बाय लॉ। पुराने जमाने में होता था ना, राजा महाराजा लगान चार्ज करते थे। अरे भाई सीधी सी बात है, कोई बॉडी है जो आपके पूरे एरिया को गवर्न कर रही है, तो वो अपनी जेब से पैसा थोड़ी लगाएगी आपकी एरिया को गवर्न करने में, उसे मेंटेन करने में। आप लोग ही तो वो पैसा दोगे। ठीक है ना। तो वो पैसा आप किस प्रकार देते हो, टैक्सेस के द्वारा। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो तरह के, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आपको खुद देने हैं, उसका बर्डन आप दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आप दूसरे से लेकर दे सकते हो, आप उसका बर्डन अपने कस्टमर्स पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस विच आर लेवीड ऑन पर्सन फॉर द इनकम अर्नड और एक्टिविटीज कंडक्टेड, द इंसिडेंस ऑफ विच इज टू बी बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ ऑन whom इट इज लेवीड। तो इंसिडेंस को हम क्या बोल सकते हैं, बर्डन। ठीक है ना, तो जिस पे लगाया है उसी को देना है। Indirect taxes क्या है, indirect taxes are the taxes which are levied on product or service, the incidence of which is borne by the consumers who ultimately consume। तो फिर burden जो इसका है वो किस पे चला गया, कंज्यूमर पे चला गया, जो अल्टीमेटली कंज्यूम करता है इसे। ठीक है ना। ये बात अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे
कि अल्टीमेट कंज्यूमर टैक्स देता है। कैसे देता है, हाउ कम द अल्टीमेट कंज्यूमर पे ही सारा बर्डन पड़ रहा है, ये हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। तो द प्रोडक्ट और द सर्विस, while the intermediate liability to pay tax may fall upon another person such as manufacturer or seller of the goods, तो we'll discuss this। तो ये difference between direct taxes and indirect taxes है बेटा, it is a good read worthy point, it's a good to know information, it can be asked in the exams, बहुत कम chances है लेकिन फिर भी 2 नंबर के लिए पूछ लेंगे, वैसे तो अब पूछेंगे नहीं, शुरुआत में पूछते थे जब नया नया जीएसटी आया था, चलो ठीक है। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कोई इसके जरूरत नहीं है मेरे को पढ़ाने की, यू कैन रीड थ्रू दिस अगर आपका मन करे। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि इंडिया में जीएसटी बहुत सालों से शुरू किया हुआ है, तो उसके लिए एक मैंने नोट बना दिया, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी कैसे आया, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ रही है? तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यहां पे 2 वर्ड हम यहां पे लेके चल रहे हैं, एक तो वर्ड लेके चल रहे हैं सप्लाई, जीएसटी किस पे लगता है भैया, सप्लाई पे लगता है, सप्लाई पे लगता है, क्लियर है। इसके बारे में बहुत डिस्कशन करनी है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है सप्लाई पे, इनफैक्ट द नेक्स्ट चैप्टर विल डू इज सप्लाई, ठीक है ना, इस एक वर्ड पे चैप्टर है पूरा। चलो, तो सप्लाई है, और फिर उसके आगे कह रहे हैं कि पूरे इंडिया में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखो जी, धारा 370 हट चुकी है, धारा 370 हटने के बाद जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसे हमने 2 भागों में विभाजित करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया है, ठीक है ना। हमने उसको एक तो अपना कश्मीर बांट दिया और एक अपना लद्दाख रीजन बांट दिया, ठीक है ना, लेकिन उसको हमने भारत का पार्ट बना लिया है। तो जो भी लॉ हमारी इंडियन पार्लियामेंट एक्ट करेगी, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, वो अब जम्मू एंड कश्मीर सारे एरिया पे लागू होगा बिना किसी रोक टोक के, ठीक है जी। हाँ जी, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है ना। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब है, मैं एक बारी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए आपकी गुड्स जो हैं वो पंजाब में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है, और फिर ये गुड्स दिल्ली भेजी जा रही हैं, तो ये गुड्स सप्लाई की जा रही है, मैं सेल भी बोल सकता हूं लेकिन आई एम चूजिंग टू यूज द वर्ड सप्लाई, सप्लाई इज अ ब्रॉडर वर्ड, वील स्टडी अबाउट इट। सप्लाई की जा रही है टू दिल्ली, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सी गवर्नमेंट इस पे टैक्स का चार्ज कर सकती है। तो मैंने आपसे कहा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इस पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट। देखो, टैक्सेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड और एक होता है ओरिजिन बेस्ड, कि जहां पे ओरिजिन हुआ है उस गुड्स का वो चार्ज करेंगे टैक्स। 2 तरह के होते हैं, हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज कर रहे हैं, यानी जीएसटी जो हमने अपना इंप्लीमेंट किया है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। इज दैट क्लियर? ओरिजिन पे टैक्स नहीं होता, डेस्टिनेशन पे टैक्स होता है। इसलिए एक बात बता दूं, एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता। एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इंपोर्ट पे जीएसटी लगता है, क्योंकि इंपोर्ट जो कर रहे हैं हम, उस इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी तो लगती है बेटा, जीएसटी भी लगता है, क्योंकि डेस्टिनेशन उसकी कहां है, इंडिया में है ना, तो फिर इंडिया में टैक्स लगेगा उसका, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, जीएसटी कौन सा बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन। टैक्स कितने तरह के होते हैं इनडायरेक्ट वाले, ओरिजिन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड। हमने कौन सा जीएसटी इंप्लीमेंट किया है, डेस्टिनेशन बेस्ड, इस बात को याद रखना है बेटा। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज लेवीड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन with credit of taxes paid at various stages available as set off. In a nutshell, only value addition is taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. अब इस बात में बहुत सारी बात कह गए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखिए, मेरी बात सुनेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं 3 व्यक्ति हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है, और एक चौथा व्यक्ति है रेमंड्स, और एक 5वां व्यक्ति है लेट से राजपाल, ये छोटा सा गरीब आदमी राजपाल, ठीक है। अब ए वाला बंदा क्या करता है, ए वाला बंदा कॉटन ग्रो करता है, बी वाला बंदा उस कॉटन से यान बना देता है, थ्रेड बना देता है,
सी वाला बंदा उस यान से टेक्सटाइल बनाता है और रेमंड टेक्सटाइल खरीद के उससे क्या बनाता है, शर्ट। समझ में आ रही है? तो कॉटन से बना यान, यान से बना टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से बना शर्ट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? शर्ट बन गई। अच्छा, राजपाल ने खरीद ली शर्ट, तो सबसे पहले सोचते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है सबसे पहले समझते हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? राजपाल। समझ में आ रही है? तो अब मान लेते हैं ये शर्ट राजपाल ने 2000 रुपए की खरीदी है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाए एट द रेट 10%। तो गवर्नमेंट के मन की इच्छा है कि 200 रुपए मिल जाए हमें इस शर्ट के ऊपर, और ये 200 रुपए एट द एंड ऑफ द डे कौन दे? राजपाल दे। ठीक है ना? राजपाल की लंका लगाओ। तो राजपाल अपनी जेब से 2200 रुपए निकाल दे चुपचाप। 200 रुपए तो सरकार के पास चले जाए, 2000 रुपए रेमंड वाले ले लें। तो ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य को पाया कैसे जाता है, कैसे इस चीज को सक्सेस किया जाता है, यही जीएसटी की स्टोरी है। समझ में आ रही है? यही जीएसटी की स्टोरी है। क्लियर है? मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, धीरे 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 इसके बारे में हम चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही है, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे बात करते रहते हैं और सिर्फ समझते रहते हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड लॉज की। ठीक है? ओल्ड लॉज की बात करते हैं, जो पुराने हमारे लॉज थे। सबसे पहले बेटा इंडिया में सिस्टम होता था कि एक तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी, एक सीएसटी लगता था और एक एलएसटी लगता था, लोकल सेल्स टैक्स। ठीक है ना? ये सबसे पहले सिस्टम था इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अगर आप किसी गुड्स की बात करें, इंपोर्ट की बात अलग है, इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लग रही है। तो यहां पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चर पे। थोड़ा मैं ना अलग से लिख लेता हूं, थोड़ा खुला खुला लिख लूंगा। एक्साइज ड्यूटी लगती थी किस पे? मैन्युफैक्चर पे। फिर उसके बाद सीएसटी लगता था इंटरस्टेट सेल पे। सीएसटी की फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स। और फिर एलएसटी लगता था इंट्रा स्टेट सेल में, यानी एक ही शहर में, शहर नहीं सॉरी, एक ही राज्य में, राज्य माने स्टेट। तो गुड़गांव की गुड़गांव में हो रही है, गुड़गांव सेल फरीदाबाद में हो रही है, गुड़गांव से अंबाला में हो रही है, सब कुछ हरियाणा में ही है ना, तो इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं इसे। तो इसकी फुल फॉर्म है एलएसटी की, लोकल सेल्स टैक्स। समझ में आ रही है? तो एक्साइज, सीएसटी, एलएसटी, ये हमारा पुराना मेथड था टैक्स चार्ज करने का। ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता था, ये कहते थे कि फाइनल प्रोडक्ट पे सेल पे टैक्स लगेगा। किस पे लगेगा? फाइनल पे लगेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये कहते थे। ठीक है? लेकिन ये डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता था, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा। ठीक है ना? डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा। अब मान के चलते हैं, मान लो एक कंपनी है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स अगर किसी बंदे को, इंडिविजुअल को अपने टायर बेचती है क्योंकि उसकी गाड़ी में टायर पुराने हो गए, तो ये जो टायर बेचे ये तो फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन अगर अपोलो टायर्स मारुति को या फिर लेट्स से टोयोटा को अपने टायर बेच रही ताकि वो गाड़ी में लगा के बेचे, तो ये इंटरमीडिएट हो गए ना, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन फिनिश गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। होता क्या था, दोनों पे टैक्स लग जाता था। अब क्या होता था कि अपोलो टायर अपने इन वाले टायर पे टैक्सेस लगा लेता था, फिर जब मारुति कार बेच रही होती थी तो कार की वैल्यू पे टैक्स लगा लेती थी, जिस कार की वैल्यू में इंक्लूडेड होती थी टायर की वैल्यू प्लस टैक्स, तो टैक्स पे टैक्स लगता था, कास्केडिंग इफेक्ट आता था, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि चूज ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी स्टेज पे, ए पे, बी पे, सी पे या रेमंड्स पे, कौन सी स्टेज पे फाइनल प्रोडक्ट है। चलो यहां पे मेरे एग्जांपल में तो आपको ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन हर प्रोडक्ट में नहीं समझ में आता। तो लास्ट की 2 स्टेजेस में तो डबल टैक्सेशन हो ही जाती थी। तो इसलिए सरकार ने एक नया सिस्टम बनाया। सरकार कहती है अरे यार ये छोड़ो, ये पहचानना ही नहीं है हमने कि कौन सी जगह पे टैक्स लगना चाहिए, कौन से पे नहीं लगना चाहिए।
हम सब पे लगा देंगे। आप कहते हो अरे सब पे लगा देंगे, तो भैया फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, राजपाल को फालतू टैक्स देना पड़ जाएगा ज्यादा। तो मैंने कहा सुनो मेरी बात तो सुनो, ध्यान से सुनो, हम लगाएंगे सिर्फ वैल्यू एडेड पे टैक्स। किस पे टैक्स लगाएंगे? वैल्यू एडेड पे। अच्छा सर वैल्यू एडेड पे टैक्स लगाओगे? सर वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि आप कोई चीज लेके आए, उस पे आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब आपने खर्चा किया, अपना प्रॉफिट लगाया, और लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट, ये सब आपने खर्चा किया। उसके ऊपर जो अब आपने ये वैल्यू ऐड करी है सारी, ये वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऐड करना, वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सब हमने देखना है। तो मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि ये जो कॉटन उगाने वाला बंदा है, इसने कोई इनपुट नहीं लगाया, ये कहीं से कोई रॉ मटेरियल खरीद के नहीं लाया, तो यानी इसने जीरो इनपुट लगाया, उस पे इसने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खर्च किए, और अपना आउटपुट जो है उसने 100 रुपए में बेच दिया। इसका आउटपुट यान वाले के लिए इनपुट था, इसने 100 रुपए में इनपुट लिया, इसने अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगाई और 500 रुपए में ये यान बेच दिया सी को। ये सी का इनपुट था, 500 में नहीं 1000 में बिकवाते हैं चलो। ये सी का इनपुट था, इसने 1000 रुपए में खरीद लिया, इसके ऊपर अपने नहीं 500 ही रखते हैं, मैं भूल गया सॉरी, तो 500 रखते हैं, यहां पे 500 खरीदा, फिगर्स नहीं मैच करेंगी ना फिर। अब 500 के बाद इसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगाई और यहां 1000 रुपए में बेच दिया। 1000 रुपए में इसने रेमंड को ये कपड़ा भेजा, रेमंड ने उस कपड़े को काट पीट के सिल के अपना ब्रांड नेम लगा के रेमंड शर्ट बेच दी 2000 में, और ये 2000 रुपए मुझसे ले लिए। तो यहां पे इनकी वैल्यू ऐड कैसे निकाली जाए, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, वैल्यू ऐड निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है सब्ट्रैक्शन मेथड, कि आप आउटपुट और इनपुट की वैल्यू में से माइनस करके निकाल लें वैल्यू एडेड। 100 रुपए का आउटपुट है, इनपुट 0, तो 100 रुपए वैल्यू एडेड है। 500 रुपए का आउटपुट है, इनपुट 100 रुपए, तो 400 रुपए वैल्यू एडेड है। 1000 रुपए का आउटपुट है, 500 रुपए का इनपुट है, तो 500 रुपए वैल्यू ऐड करी और यहां पे 1000 रुपए वैल्यू ऐड करी। अगर हम सिर्फ वैल्यू ऐड पे टैक्स लगा लें, यानी इस पे 10% लगाएं, इस पे भी 10% लगाएं, इस पे भी 10% लगाएं, इस पे भी 10% लगाएं, तो यानी इस पे 10 रुपए लगेगी, इस पे 40 रुपए लगेगी, इस पे 50 रुपए लगेगी, इस पे 100 रुपए लगेगी। सबको ऐड करो, 10, 40, 50, 50, 50, 100 और 50 और 100, 200 रुपए, इतना ही तो टैक्स चाहिए था सरकार को। सो दैट मीन्स आप सिर्फ वैल्यू ऐड पे भी टैक्स लगा सकते हो। किस पे टैक्स लगा सकते हो? वैल्यू एडेड पे, ठीक है ना। तो रादर देन चूजिंग कि मैं सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे टैक्स कलेक्ट करूं, आई कैन चार्ज टैक्स ऑन ईच स्टेज जस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड। समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? लेकिन जीएसटी में टैक्स तो वैल्यू एडेड पे लगता है, लेकिन मेथड ये नहीं यूज होता, मेथड ये नहीं यूज होता, हम माइनस करके वैल्यू एड नहीं निकालते हैं, बिकॉज दैट विल बी टू क्लरिकल, ठीक है। तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में वैल्यू एडेड पे टैक्स कैसे लगाया जाता है, ठीक है। जीएसटी में वैल्यू एडेड पे टैक्स लगाने के लिए टैक्स क्रेडिट मेथड यूज किया जाता है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। टैक्स क्रेडिट मेथड का क्या मतलब होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे जैसे मैं अभी ऊपर वाला एग्जांपल वापस उठाऊंगा, मैं फिर भी आपके साथ एक डिफरेंट एग्जांपल पहले कंसिडर करना चाहता हूं, तो ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, लेट्स से कि आप मिस्टर ए हैं और आपने परचेजेस करी हैं 1000 रुपीज की, उसके ऊपर आपने 100 रुपीज का टैक्स पे किया है, ठीक है। फिर आपने उन परचेजेस पे एक्सपेंसेस और प्रॉफिट लगा के, मान लो एक्सपेंसेस आपने 200 रुपए के लगाए, प्रॉफिट आपने 300 रुपए का लगाया, और आपने 1500 रुपए में उसे सेल कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, इस पे भी टैक्स कलेक्ट कर लो एट द रेट 10%, यानी कि 150 रुपीज का टैक्स कलेक्ट कर लो। तो यानी आप टोटल कितने कलेक्ट करो, 1650 रुपए। यहां आपने कितने पे किए थे, 1100 रुपए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, गवर्नमेंट इसके अंदर 1650 रुपए आए हैं, इसके अंदर ये तो 1500 रुपए तो आपके हैं, बाकी 150 रुपए किसके हैं, गवर्नमेंट के। तो ये 150 रुपए गवर्नमेंट को देने, समझ में आ रही है।
अगर आप सोचें तो आपने 150 रुपए यहां पे गवर्नमेंट को दिए हैं और 100 रुपए यहां पे भी तो गवर्नमेंट को दिए हैं। ये आपने एक्चुअली में अपने वेंडर को दिए हैं, लेकिन वेंडर ने 100 रुपए उसमें से गवर्नमेंट को दे दिए होंगे ना। तो कुल मिला के तो अगर आप ये भी पूरा पे कर दो तो आप 250 रुपए दे रहे हो गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कितने? 150 रुपए। तो गवर्नमेंट आपसे कहती है सुनो एक काम करो, ये जो पीछे आपने 100 रुपए लिए थे ना, इस 100 रुपए को इसमें एडजस्ट कर लो और मुझे बाकी बचा 50 रुपए दे दो। ठीक है, तो ये जो 100 रुपए आपने अपनी परचेजेस पे पे कर चुके हो, आप उसे एडजस्ट कर लो। इस एडजस्टमेंट को कहते हैं क्रेडिट लेना, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। समझ में आ रही है? तो बेसिकली जब आप ये 100 रुपए पे करेंगे तो आप ये एंट्री पास नहीं करेंगे कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1100। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने इस 100 रुपए को अपनी कॉस्ट मान लिया, जबकि ये 100 रुपए आपकी कॉस्ट नहीं है, ये आपको बाद में रिकवर होने हैं। आप क्या करोगे? आप इसकी जगह एंट्री पास करोगे। ये गलत एंट्री हो गई है बेटा, आप इसकी जगह दूसरी एंट्री आप करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1000 रुपए, इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू वेंडर 1100 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? जब आप ये सेल कलेक्ट करोगे तो आप सेल करोगे तो एंट्री आप क्या करोगे? आप करोगे कस्टमर अकाउंट डेबिट 1650 रुपए टू सेल 1500 टू टैक्स पेबल, जो गवर्नमेंट को आपने पे करना है 150। 1650 आपने कस्टमर से ले लिया, लेकिन 150 तो आपकी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब जब आप ये गवर्नमेंट को पे करने चलोगे तो आप करोगे टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट 150 टू, अब यहां पे अपना आईटीसी यूज कर लो, इसे कहते हैं आईटीसी यूटिलाइज करना। तो 100 रुपए तो आप कहोगे हम पहले दे चुके हैं, बाकी कैश या बैंक से आप पे कर दो। मोस्टली ऑनलाइन पे करना होता है तो बैंक की यूज करेंगे, 50 रुपए। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसे कहते हैं क्रेडिट लेना। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट कहती है वैल्यू एड पे टैक्स करो। अब देखो ना, आपने यहां पे कितनी वैल्यू एड पे टैक्स किया? आपने 1500 रुपए का आउटपुट बना दिया था यहां पे, और आपका इनपुट कितने का था? 1000 का। तो वैल्यू एड कितनी आई? 500। 500 पे 10% कितना बनता है? 50 रुपए। आपने कितना टैक्स दिया? 50 रुपए। समझ में आ रही है? तो हम इसी चीज को अपने वापस उसी एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। ए कॉटन उगाता था, बी उससे यान बनाता था, सी उससे टेक्सटाइल बना देता था, और रेमंड उससे शर्ट बना देता था, और राजपाल ये शर्ट खरीद लेता था। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, यहां पे लिख देते हैं आउटपुट और इनपुट। याद करो, इसका इनपुट 0 माना था, आउटपुट 100। ये इसका इनपुट था 100, आउटपुट 500। ये इसका आउटपुट था 500, इसका इनपुट 500, आउटपुट 1000। इसका इनपुट 1000, आउटपुट 2000, और ये 2000 मैंने खरीद लिया। या ठीक है बेटा? अब मेरी बात सुनो, इस बंदे ने कोई इनपुट नहीं किया, तो इसने कोई इनपुट टैक्स भी नहीं दिया होगा। मैं टैक्स यहां पे 10% अज्यूम करके चल रहा हूं पिछले एग्जांपल की तरह। तो अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पे इसने बी से कितने रुपए लिए होंगे? 100 रुपए प्लस 10 रुपए। तो यानी बी ने कितने दिए होंगे? 100 रुपए प्लस 10 रुपए। और इसने सी से कितने लिए होंगे? 500 रुपए प्लस 50 रुपए। तो सी ने कितने पे किए होंगे? 500 रुपए प्लस 50 रुपए। और सी ने डी से कितने कलेक्ट किए होंगे? रेमंड से 1000 रुपए प्लस 100 रुपए। यानी रेमंड वाले ने कितने किए होंगे? 1000 रुपए प्लस 100 रुपए। और फाइनली इसने राजपाल से, रेमंड वाले ने कितने लिए होंगे? 2000 रुपए प्लस 200 रुपए। यानी राजपाल ने कितने पे किए? 2200 रुपए। अब एक बात सुनो, यहां पे गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? 10 माइनस कुछ नहीं, तो 10 रुपीज चले जाएगा। बी कहेगा गवर्नमेंट को मैंने 50 देना है, 10 में ऑलरेडी दे चुका हूं, 40 और दे देता हूं। फिर यहां पे सी कहेगा 100 मैंने गवर्नमेंट को देना है, 50 में ऑलरेडी दे चुका हूं यहां, तो मैं 50 और दे देता हूं। फिर रेमंड कहेगा 200 मैंने गवर्नमेंट को देना है, 100 में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो 100 मैं दे देता हूं। समझ में आई?
तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंच गया? 10, 40, 50 और 100, यानी 200 रुपए। और ये 200 रुपए किसकी जेब से गया? राज्यपाल की जेब से, यानी फाइनल कंज्यूमर की जेब से। समझ में आ रही है? तो है ये एक फ्लॉलेस सिस्टम। चलो एक बार फिर से ये लाइन पढ़ते हैं। अब आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए, दोबारा से पढ़ते हैं, सारी लाइनें मिटा के पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको ये लाइन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई। तो सप्लाई हमारा एक फैक्टर है जिससे हमारा लेवी होता है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये हमने डिस्कस कर लिया, ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज लेविड एट ऑल स्टेजेस, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन, with credit of taxes paid at previous stages available as set off. In a nutshell, only value addition is taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. ये आपको समझ में आ गया? आइडिया बेसिक क्लियर है बेटा? अब ये जो जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया है, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, हिस्ट्री है कि सबसे पहले 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया था, ठीक है? उसके जो हेड थे वो असीम दास गुप्ता जी थे, जो आसाम वेस्ट बंगाल के उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है ना? उन्हें जीएसटी का एक तरह से फ्रेमवर्क बनाने का काम दिया गया था, ठीक है ना? फिर केलकर टास्क फोर्स आई 2004 में, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था, ठीक है? फिर उसके बाद जीएसटी को प्रपोज किया गया 2007-8 में, लेकिन तब इसको पी चिदम्बरम जी ने प्रपोज किया था, लेकिन तब इसको मंजूरी नहीं मिल पाई। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए थी इसके लिए, वो भी डिस्कस करेंगे हम आज, वो 2014 में उनकी बात करी गई, और उसके बाद सारा कुछ लाया गया, हमारी जो भाजपा सरकार है उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, और उसके बाद जीएसटी लेजिस्लेशन लाई गई। समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें आप एक बार ही पढ़ सकते हैं, इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रोल आउट हो गया 1 जुलाई से। तो हम आगे पढ़ते हैं मेन चीजें, ये तो एम ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज डिस्कस एज अंडर। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां से, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से आपके पूरे जीएसटी का बेटा एक तरह से समरी है जो यहां पे लिखा हुआ है। तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इट इज अ सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर to the consumer with credit of taxes paid at previous stages available as set off. In a nutshell, only value addition is tax. वही बात है, continuous flow of tax credit, हर आदमी को क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है ना? जीएसटी provides comprehensive and continuous chain of tax credit from manufacturers point, service providers point up to the retailers level, consumers level, thereby taxing only value addition at each stage of supply chain. ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। Tax incidence is to be ultimately borne by final consumer, ये भी पता है। और मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग या डबल टैक्सेशन। अब ये कैस्केडिंग या डबल टैक्सेशन कैसे हटती है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पुराने लॉस की जो हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस थी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कैसे बात चलेगी। तो हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे हिस्ट्री में, हम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो हमारा था बिफोर जीएसटी उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो पहले क्या होता था, एक एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, बता चुका हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी मैन्युफैक्चर पे, ठीक है? एक वैट लगता था, वैट स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, और ये चार्ज करती थी इंट्रा स्टेट सेल पे, ठीक है? इन दोनों ही टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया गया है जीएसटी में। जीएसटी में तो वैसे कुल मिला के 17 टैक्सेस को सबस्यूम किया गया है, उसकी भी लिस्ट आपके इसी पर्टिकुलर नोट्स के लास्ट में दे रखी है मैंने, ठीक है? तो वो भी पढ़ेंगे हम। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कास्केडिंग इफेक्ट कैसे आ रहा था, ठीक है? प्लीज याद रखें, एक्साइज ड्यूटी का भी क्रेडिट मिल जाता था और वैट का भी क्रेडिट मिलता था, ठीक है? लेकिन फिर भी कास्केडिंग इफेक्ट आता था, वो कैसे आता था वो हम देखेंगे। मान लो कि आपके जो रॉ मटेरियल है, मैं चलो एक एग्जांपल लिखवा देता हूं, प्लीज एग्जांपल लिख लेंगे। ABC Limited has purchased, लिख लो बेटा ये एग्जांपल, रॉ मटेरियल for
₹10 लाख प्लस एक्साइज ड्यूटी 10% प्लस वैट 10%। तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है ना, एक्साइज ड्यूटी तो लगी रही है, वैट भी लगेगा बेटा, वाट लगेगी एक तरह से। हाँ, द कंपनी हैज इनकर्ड ₹5 लाख एज प्रोसेसिंग चार्जेस, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 लाख रुपए के उन्होंने चार्जेस करें, एंड सोल्ड द फाइनल प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड चार्ज्ड 10% एक्साइज ड्यूटी एंड 10% वैट। ठीक है, तो इसको एक बारी देखते हैं पुराने लॉज में क्या था, फिर इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करेंगे करंट जीएसटी स्ट्रक्चर में। ठीक है, याद रखेंगे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या था, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल जो था हमने कितने में खरीदा, 10 लाख रुपए में। इसके ऊपर हमने एक्साइज ड्यूटी चार्ज करी 10%, तो 1 लाख रुपए हो गए। तो टोटल कितनी होगी हमारी वैल्यू, 11 लाख रुपए हो गई। अब 11 लाख रुपए की वैल्यू पे हमने क्या चार्ज किया, वैट एट द रेट 10%, तो 1,10,000 रुपए हो गया। और इसके बाद जो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई वो हो गई 12,10,000 में। अब एक सीधी सी बात है, सिंस क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड वैट इज अवेलेबल, it will not be added to the cost of रॉ मटेरियल, क्योंकि बेटा हमें क्रेडिट मिल जाना है ना इसका, हमें ये पैसा वापस मिल जाना है, तो हमारी कॉस्ट क्यों है। तो अब हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है, अब हम दूसरी बात करें तो रॉ मटेरियल एक्चुअली मेरे को पड़ा कितने में, मैंने दिए 12,10,000, लेकिन मेरे को पड़ा तो 10 लाख का ही ना, क्योंकि मेरे को 1 लाख की एक्साइज ड्यूटी का और 1,10,000 की जो मेरी वैट है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल ये रहा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस लगा दिए। कितने के प्रोसेसिंग चार्जेस लगाए हैं बेटा मैंने, 2 लाख रुपए के प्रोसेसिंग चार्जेस लगाए, और फिर इसके ऊपर प्रॉफिट लगाया मैंने। प्रॉफिट कितना लगाया मैंने, अच्छा प्रोसेसिंग चार्जेस सॉरी 5 थे मेरे, और प्रॉफिट मेरा 2 लाख था, तो टोटल मेरा 17 लाख का हो गया ना ये सामान। अब 17 लाख पे मैंने अपने कस्टमर से क्या चार्ज किया होगा, ईडी एक्साइज ड्यूटी 10%, यानी 1,70,000, तो ये 18,70,000 रुपए का हो गया होगा। और फिर मैंने उस पर क्या चार्ज किया होगा, वैट, और वैट देखे जरा तो 10% है ना, मैंने भी जो चार्ज किया, यानी 1,87,000। ठीक है, तो ये टोटल करूंगा अगर मैं 1,87,000, तो ये कितना बन जाएगा, 18, 70 और 187 है ना, तो ये 157, 20,57,000 बन जाएगा। तो ये टोटल है, ये क्या है, अमाउंट पेबल बाय बायर। अच्छा, मैंने गवर्नमेंट को कितना देना है, अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट,
तो ईडी की बात करें और वैट की बात करें, ईडी जाना है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को और वैट जाना अपना स्टेट गवर्नमेंट को। तो आउटपुट पे मेरा टैक्स कितना था, एक्साइज ड्यूटी था 1,70,000 और वैट था 1,87,000। इसमें से मैंने अपनी परचेजेस पे जो पे किया था उसका आईटीसी ले लेता हूं, इसका 1 लाख और इसका 1,10,000। तो मेरे को गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ रहा है, यहां पे 70,000 और यहां पे 77,000। ये बात समझ में आती है? ये था पुराने लॉ में। लेकिन अगर मैं यही बदल देता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं एक्साइज ड्यूटी की जगह सीजीएसटी लगा दूंगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट द रेट 10%, और वैट की जगह एसजीएसटी लगा दूंगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट द रेट 10%। तो यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? तो इनपुट पे भी आउटपुट पे भी मैं कह रहा हूं मैं दोनों में से कुछ भी कर लूं तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को ये चेक करना है। अब क्लियर है बेटा? तो अब ये फर्क चेक करते हैं एक बारी। तो यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले देख लो, ये वैट के बाद हमारे पास एसजीएसटी के बाद क्या क्या है देखते हैं। चलो सबसे पहले तो मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल देखते हैं। रॉ मटेरियल में लेके आया 10 लाख रुपए का। अब इसी अमाउंट पे एसजीएसटी लगेगा, इसी अमाउंट पे सीजीएसटी लगेगा। साइमल्टेनियस लेवी होगा 10%, 10%। जैसे एक्साइज के ऊपर वैट लग रहा था ऐसा नहीं है इस केस में, क्योंकि ये सिंगल टैक्स है, ये अलग अलग टैक्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 1 लाख रुपए का ये और 1 लाख रुपए का ये लग जाएगा, ठीक है। तो टोटल 12 लाख रुपए पे करने हैं मेरे को अपने वेंडर को। समझ में आ रही है? जिसमें से मेरे को आईटीसी कितना मिल जाना है, आईटीसी मेरे को मिल जाना है एसजीएसटी का 1 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट और सीजीएसटी का 1 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाना है मेरे को, ठीक है बेटा। अब समझो जरा, मेरे लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट अभी भी क्या रही, 10 लाख। क्योंकि मेरे को क्रेडिट मिल रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं है, वो टैक्सेस मेरी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। अब यहां पे देखो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस मेरे पास कितने हैं, 5 लाख। फिर प्रॉफिट है 2 लाख, तो 17 लाख रुपए की कॉस्ट हो गई, जिसके ऊपर अब क्या चार्ज किया जाएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी 10%, 10%। तो 1,70,000, 1,70,000। तो ये कितना हो गया, 20,40,000। देख रहे हो, बायर को कम पैसे देने पड़ रहे हैं। इस केस में बायर को कितने देने पड़ रहे थे, 20,57,000, और यहां क्या देने पड़ रहे हैं, 20,40,000, क्योंकि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट को देखें कि क्या क्या पे करना है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आउटपुट पे 1,70,000, इनपुट पे 1,70,000 और इन आउटपुट पे इधर भी आईटीसी आपके पास 1 लाख का यहां पे था, 1 लाख का यहां पे था। तो टोटल 70 यहां पे करना है, टोटल 70 यहां पे करना है। तो कस्टमर के ऊपर बर्डन कम हो गया जीएसटी की वजह से। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, क्या डेफिशिएंसीज? सबसे पहली नीड तो ये थी कि भैया डेफिशिएंसीज थी हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में। पहले तो एक्साइज ड्यूटी और वैट, जैसे मैंने आपको बताया, इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स चार्ज्ड एक्साइज ड्यूटी एंड मैन्युफैक्चर एंड वैल्यू एडेड टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स। However, the VAT dealer on his subsequent intrastate sale of goods charged VAT as per VAT rate as was applicable in that respective state on value compromising on basic value plus excise duty charged by the manufacturer plus profit by the dealer। यानी excise duty पे भी टैक्स लगता था, टैक्स पे टैक्स लग रहा था, तो कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था।
सर्विस टैक्स अलग से था, ये भी नेगेटिव पॉइंट था। फर्दर सर्विस टैक्स वाज पेबल ऑन प्रोविजन ऑफ ऑल सर्विसेज अदर देन दोज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट सर्विसेज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 66D ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 और अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। मतलब सर्विस टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। काफी शॉर्ट कमिंग्स थी, तो यहां पे हमें कई जगह क्रेडिट नहीं मिलता था, हमें CST का क्रेडिट नहीं मिलता था, वैट का क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं मिलता था, प्रॉब्लम थी। एक स्वच्छ भारत सेस लगता था, कृषि कल्याण सेस लगता था, उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी हमारी, तो इन प्रॉब्लम्स को छोड़ के हमने GST को लाया। अब ये जो GST है इसके बारे में समझते हैं। हमारा GST जो है वो डुअल GST मॉडल है। हमारी जो गवर्नमेंट है बेटा वो एक फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी एक केंद्र सरकार अलग है और एक राज्य सरकार अलग है, आपको ये समझने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट है वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक, और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए जो लॉज बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट आपकी राज्यसभा और लोकसभा, और इन लॉज को फिर आगे आप वैलिडेट करवाते हो, अप्रूवल होता है आपका प्रेसिडेंट द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं वो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अब उसके अंदर आपकी एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है, और जो फाइनल जो अप्रूवल है वो यहां पे गवर्नर ऑफ स्टेट द्वारा दिया जाता है। ऐसे लॉज बनते हैं दोनों एंटिटीज के। समझ में आ रही है? क्लियर है? हमारे पास दो गवर्नमेंट है, तो हमारा GST मॉडल भी डुअल है। हमारे पास एक टैक्स है जिसको हम कहते हैं CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स। फिर हमारे पास एक है SGST जिसे हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर हमारे पास है UTGST, UTGST आपका यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और इसके बाद आपका लगता है IGST आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। मेरी बात समझिएगा कि CGST और SGST की साइमल्टेनियस लेवी होती है। साइमल्टेनियस लेवी दोनों साथ में लगते हैं अगर इंट्रा स्टेट सेल हो तो। कौन सी सेल हो? इंट्रा स्टेट सेल, यानी आप एक शहर से दूसरे शहर में नहीं, स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं, उसी स्टेट में बेच रहे हैं। तो मान लो ये हरियाणा है, तो अगर आप गुड़गांव से गुड़गांव में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गुड़गांव से फरीदाबाद कर रहे हैं, सोनीपत से रोहतक कर रहे हैं, तो आप एक ही स्टेट में हैं, तो ये सारी सेल कौन सी हो जाएगी? इंट्रा स्टेट। तो इसीलिए आप CGST और SGST लगाएंगे। समझ में आ रही है? साइमल्टेनियसली। आपने देखा होगा आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो 2.5% SGST 2.5% CGST लगा होता है। क्यों? क्योंकि आप उसी शहर में सब सर्विसेज ले रहे हो ना उनसे, ठीक है। लेकिन जहां बात आ जाती है इंट्रा स्टेट सेल की, सॉरी इंटर स्टेट सेल की, किसकी बात आ जाती है? इंटर स्टेट सेल की। तो इंटर स्टेट सेल के केस में हम IGST चार्ज करते हैं। IGST चार्ज होता है, IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट बट देन डिवाइडेड इनटू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अपनी इनकी आपस की सेटिंग है, वो कैसे करेंगे। UTGST आपका उन यूनियन टेरिटरीज में लगता है जिनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज, अब जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली को कहते हैं ना, केजरीवाल जी बार बार कहते हैं हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए, हम हाफ स्टेट हैं। वो हाफ स्टेट क्यों है? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, वो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसकी अपनी एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो दिल्ली में कौन सा टैक्स लगेगा? दिल्ली में SGST लगेगा। याद रखिएगा, दिल्ली में SGST लगेगा। जब स्टार्टिंग में GST आया था बड़ी कंफ्यूजन थी, कुछ दुकान वाले UTGST चार्ज कर रहे थे, कुछ दुकान वाले अपना SGST चार्ज कर रहे थे, कुछ महान व्यक्ति क्या कर रहे हैं? SGST/UTGST कर रहे हैं। तो ये नाटक शुरू में बहुत चले थे, क्लैरिटी ही नहीं थी लोगों को। लेकिन अभी हमें समझना है कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है, अगर उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, वो हाफ स्टेट माने जाते हैं, वो अपने लॉज खुद बना रहे हैं, तो उस केस में SGST लगेगा, UTGST नहीं लगेगा, ठीक है।
पहले इस लिस्ट में 2 लोग थे, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। अब इसमें हम जम्मू एंड कश्मीर वाले, जो हमारा जम्मू वाला पोर्शन है, क्योंकि लद्दाख तो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसको भी ऐड कर देंगे। अभी तक दिल्ली और पुडुचेरी है हमारी इस लिस्ट में, जहां यूनियन टेरिटरी होते हुए भी SGST चार्ज किया जाएगा अलॉन्ग विद CGST। इज दैट ओके? ये बात आपने समझनी है, क्लियर है। और IGST भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है कि नहीं। Dual GST model. India has adopted a dual GST model in view of the federal structure of the country. Central and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods or services or both, which takes place within a state or union territory. Within समझ में आ रही है? इंट्रा, तो 10 taxes imposed concurrently by the center and state, that is center and state simultaneously tax goods and services. GST is levied by central on intrastate supply of goods and or services called the central goods and service tax, and that levied by state या union territory is called the state GST यानी state goods and services tax या UTGST, union territory goods and services tax. Similarly integrated GST यानी integrated GST कहाँ लगता है? इंटरस्टेट में, एक शहर से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, is levied and administrated by center on every interstate supply of goods and services. IGST is approximately a sum total of CGST and SGST and is be levied by center on all interstate supply. GST extends to whole of India including the state of Jammu and Kashmir. बार बार ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराने लॉज में ना, जो हमारा एक होता था ना, वो व्हाट डू कॉल इट, सर्विस टैक्स, तो वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था, लेकिन इस बार क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देख लेते हैं। नीड ऑफ डुअल GST मॉडल। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव बीन असाइन्ड द पावर्स टू लेवी and collect taxes through appropriate legislation. Both the levels of government have distinct responsibilities to perform according to the division of powers prescribed in the constitution for which they need to raise resources. दोनों सरकारों को काम करना है, दोनों सरकारों को पैसा चाहिए। A dual GST therefore has been introduced keeping with the constitutional requirements of fiscal federalism. Administration जो है CGST and IGST जो है वो सेंटर के पास होती है और स्टेट यूनियन टेरिटरी अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं टैक्सेस का। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है? हमारे पास 4 एक्ट्स हैं, चारों हमारे जीएसटी के लिए। CGST एक्ट मेन है हमारे लिए, वो बेस है, ठीक है ना। तो देयर इज सिंगल लेजिस्लेशन CGST एक्ट फॉर लेविंग CGST। सिमिलरली यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ इज गवर्न्ड बाय UTGST Act 2017 for UTGST. State and union territory with their own legislature, Delhi and Puducherry have enacted their own GST legislation for levying SGST. तो उनका अपना SGST Act है। मैंने क्या बताया था? दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इसलिए उन्होंने SGST अपना अपना एनैक्ट किया है, उन पे UTGST नहीं लगता है, ये बात याद रखिएगा। Though there are multiple SGST legislation, the basic feature of law such as chargeability, definition or taxable event, taxable person, classification and valuation, ये सब किस में आता है? जो भी आता है वो CGST से आता है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये मैनर वैनर हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है इतना। ये कॉम्पोजिशन वगैरह जो भी है ये सारा एक एक करके हमने पढ़ना ही है, हमारे सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक बारी मैं देख लेता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। तो फिर ये मैनर चलो देख ही लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 5 है, मैनर ऑफ लेवी ऑफ डुअल जीएसटी क्या है? द सेंट्रल जीएसटी एंड द स्टेट जीएसटी आर लेविड साइमल्टेनियसली ऑन एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, कौन सी चीजों पे नहीं लगता? एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। कुछ गुड्स और सर्विसेज है जिनको हमने एग्जेम्प्ट कर रखा है कि इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर गुड्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। जैसे बेटा अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब बेटा जीएसटी के परव्यू से बाहर है। खुश मत हो, सस्ती नहीं है, उस पर स्टेट अपना वैट और स्टेट एक्साइज अभी भी लगता है, ठीक है ना। अल्कोहलिक लीकर पे लगता है, अब पेट्रोल वगैरह पे अभी तो जीएसटी नहीं लागू हो पाया है, लग सकता है, कब लग सकता है, कैसे लग सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे।
ट्रांजैक्शंस विच आर बिलो द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट्स, कुछ लिमिट्स दे रखी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके नीचे अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। फर्दर बोथ आर लेविड ऑन सेम प्राइस, हमने एग्जांपल किया था ना अभी, जीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही सेम प्राइस पे लगे थे। और वैल्यू अनलाइक स्टेट वैट विच वाज लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इंक्लूसिव ऑफ सेन वैट। अब आप कहोगे सर सेन वैट क्या है? सेन वैट है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, दिस वाज अनदर नेम फॉर एक्साइज। तो हम एक्साइज में ऐड करके लगा रहे थे ना, एक्साइज ऐड करते थे फिर उस पे वैट लगा रहे थे। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। जीएसटी ऐसे नहीं लगता है, वो दोनों सेम वैल्यू पे लगते हैं ताकि टैक्स पे टैक्स ना लगे, ठीक है ना। वही तो हम चाह रहे हैं कि जो पुराने टैक्सेस की शॉर्टकमिंग्स थी वो इस टैक्स में हम ठीक कर ले। ओके, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का मतलब ये है बेटा जी देखो कि गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है ताकि सब जगह कॉमनली उन गुड्स को हम देख सके। अब जैसे आप देखो अगर कंट्री वाइज सोचो तो हमारे यहाँ किसी पर्टिकुलर आइटम एक्स को एक्स बुलाया जाता है, लेकिन किसी और कंट्री में उस आइटम को कुछ और बुलाया जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसलिए जरूरत है कि सारी गुड्स को कोडिंग दे दी जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसलिए द गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ HSN। इसको बहुत याद रखना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। HSN क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लगाया जाता है, ठीक है। ये एक ग्लोबल नॉमेनक्लेचर है और इसे इंडिया ने भी फॉलो करा है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इससे कोडिंग करी जाती है गुड्स की, गुड्स को कोड की मदद से पहचाना जाता है। सर्विसेज के लिए भी ऐसा ही किया गया है बट थोड़े अलग तरीके से, उसको SAC कोड कहा जाता है, SAC। तो a new scheme of classification of service has been devised wherein the services of various descriptions have been classified under various sections, headings and groups. Each groups consist of various service codes. Tariff chapters referred are the first chapter of first schedule of Customs Tariff Act 1975। बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। मैंने कहा था ना अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन फिर इसका पूरा बड़ा चैप्टर भी आएगा। अब एक बात बताओ यार, मैं आपसे कहता हूं कि आप सामान सप्लाई करोगे तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से। आप पड़ोस की दुकान से आटा लेने जाते हो, ठीक है, या सब्जी वाला आ रहा है, वो भी तो गुड्स दे रहा है ना। आपके पड़ोस में नाई है, सलून है, वो आपके बाल काटने का, शेविंग का काम करता है। कई बच्चे तो मोची के पास ही बाल कटवा लेते हैं 10 रुपए में, वो भी तो आपको सर्विसेज दे रहे हैं ना। तो वो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं क्या? वो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज करते हैं क्या? वो जीएसटी चार्ज करते हैं? नहीं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो हर एक बंदे पे नहीं है, वो सिर्फ कुछ बंदों पे है। और वो बंदे कौन से? जिनका बिजनेस थोड़े बड़े लेवल का है। तो बड़े लेवल की डेफिनेशन क्या है? तो बड़े लेवल की डेफिनेशन यहाँ पे एक टर्नओवर के बेसिस पे डिफाइन की गई है। तो अगर आपको एक जेनरिक लेवल पे बताऊं तो 20 लाख रुपए का टर्नओवर से ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करानी अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन in the state or union territory from where he makes the taxable supply if his aggregate turnover exceeds rupees 20 lakh during the financial year। ये बात समझ में आ रही है? तो 20 लाख रुपए ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, 20 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर है तो ही आपको जीएसटी करना है, नहीं तो आपको जीएसटी नहीं करना है, नहीं चाहिए जीएसटी। क्लियर है पहले ये बात? ये बेसिक बात है। अब बात करते हैं कुछ छोटे शहरों की जिन्हें हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम से जानेंगे। इन छोटे शहरों में बिजनेसेस इतने बड़े नहीं हैं, तो अगर हम यहां 20 लाख की कंडीशन लगा देंगे तो कई सारे लोग बच जाएंगे जीएसटी से और सरकार का रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटे शहर हैं। इन छोटे शहरों में बिजनेसेस कंपैरेटिवली छोटे हैं और फिर 20 लाख की लिमिट इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है और सरकार को नुकसान होता है। इसलिए सरकार ने इन कुछ शहरों में लिमिट को 10 लाख कर दिया है। समझ में आ रही है? Where such person makes taxable supply of goods or services or both from any of the special category states except the state of Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 10 lakhs। समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी एक्ट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कुल मिला के 11 बताए गए हैं। समझ में आ रही है? कितने बताए गए हैं? 11। अब इन
तो क्या कहा, 11 कुल मिला के हमारे स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से गिन लेते हैं बेटा, जम्मू एंड कश्मीर 1, अरुणाचल प्रदेश 2, आसाम 3, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 5, सिक्किम 6, उत्तराखंड 7। 7 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिनको एक्सक्लूड करके बाकी जो बचे, हाँ जी 11 में से 7 काटो, कितने बचते हैं, 4। ठीक है 4। तो इन 4 स्टेट्स में 10 लाख वाली कैटेगरी है। तो देखो क्या लिखा है, 10। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख इज एप्लीकेबल फॉर स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, तो 4 में 10 लाख की लिमिट है। तो समझे जरा, तो अब अगर हम समझें तो नॉर्मल सभी स्टेट्स में कौन सी लिमिट है, 20 लाख की, और 4 हमारे स्टेट्स हैं स्पेशल कैटेगरी के, 11 में से 4 जिस पे 10 लाख की है, और उनका नाम क्या है बेटा, MMTN। MMTN का मतलब क्या है, अब देखो MMT, मेक माई ट्रिप, अगर याद करना चाहो, इससे कहां की टिकट बुक करा रहे हो, नागालैंड की। ठीक है, मेक माई ट्रिप से कहां की टिकट बुक करा रहे हो भैया, नागालैंड की टिकट बुक करा रहे हो, याद कर लो, मेक माई ट्रिप। बट इसके अंदर याद रखना है कि MMT में M और M मणिपुर और मिजोरम है, मेघालय नहीं है। ठीक है ना, कहां की नहीं बुक करा रहे हो, मेघालय की नहीं बुक करा रहे हो, तो ये याद रखने वाली बात है, मेघालय नहीं है इसके अंदर। MMTN ये मैं आपको डिटेल में जब ये चैप्टर आएगा बेटा बता दूंगा, अभी ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि वैसे ओवरऑल आइडिया क्या है कि 20 लाख की आपकी लिमिट है। ठीक है ना, एग्रीगेट टर्नओवर की, उससे ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, नहीं तो नहीं कराना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं 11 में से, जिन पे अभी 10 लाख की लिमिट है, MMTN। ठीक है ना, मिजोरम और आपका मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है ना, अच्छा फिर आगे, एंड अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि अब गवर्नमेंट को धीरे धीरे ये रियलाइज होने लग पड़ा कि 20 लाख का टर्नओवर, अगर गुड्स वालों की बात करो, गुड्स वालों की बात करो तो उनके लिए बहुत कम है, क्योंकि यार गुड्स में ना इतना मार्जिन नहीं होता, सर्विसेज में ज्यादा मार्जिन होता है। चलो गुड्स में इतना मार्जिन नहीं होता, कितना मार्जिन होता है, मैक्स टू मैक्स 10%, ज्यादा से ज्यादा 20%, और कितना होगा गुड्स में मार्जिन। तो 20 लाख वाली कैटेगरी वाला बंदा इतना बड़ा आदमी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक और कॉन्सेप्ट चेंज किया, हमने कहा कि ऐसा है, सुनो, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स में एंगेज्ड हो, सिर्फ और सिर्फ गुड्स, सर्विसेज नहीं, गुड्स, तो उस केस में 40 लाख का लिमिट कर देंगे हम आप, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो कहते हैं, हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 CT dated 7th March 2019 with effect from 1st April 2019 has provided that any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakh except the under mentioned person is exempt from obtaining registration। उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवानी है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है। पहला, पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, पढ़ेंगे बेटा आराम से, 24 में कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं उनको छोड़ के। पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स बीइंग आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, कोकोआ और आइसक्रीम आइस वाले लोगों को नहीं मिलेगी ये 40 लाख वाली लिमिट, वो 20 लाख पे ही देखना पड़ेगा। पान मसाला वालों को 20 लाख पे, टोबैको वालों को भी, और टोबैको सब्सटीट्यूट्स वालों को भी 20 लाख में। पता नहीं आइसक्रीम ने क्या पाप किए थे, मासूम सी नहीं लगती आइसक्रीम जो पान मसाला और टोबैको जैसे बेकार चीजों में आ गई। और फिर कह रहे पर्सन एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई इन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इसके अंदर बेटा हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम कर लेते हैं U फॉर उत्तराखंड, T फॉर, नहीं एक मिनट, T फॉर तेलंगाना भी है यहाँ पे। कितने हैं गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना इसके अंदर। तो सारे ही तो हमारे वो हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नहीं पुडुचेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। इसको कैसे याद करें, मैंने तो UTPAMS, चलो इसके लिए कोई निमोनिक मैं बना दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आएगा तब करेंगे। इन पे नहीं कर सकते। पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जो वॉलंटरी करा रहा है वो वॉलंटरी ही कराएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें हैं, आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। प्लीज 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 बेटा इतनी बातें पढ़ लें अभी के लिए,
आज के लिए इतना ही काफी है। आज की क्लास मैं थोड़ी छोटी रख रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर हम इस पूरे नोट को पूरा कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज प्लीज इसको जितना पढ़ा है इसको पढ़ो। याद रखना जीएसटी में 4 तरह के आपके टैक्सेस हैं और सारी बातें। क्रेडिट वाली बात जरूर याद रखना, क्रेडिट कैसे लिया जाता है, ठीक है। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्लीज बेटा। चलो, थैंक यू।